नमस्कार क्लास। आज के इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि देशों के बीच जो राजनयिक रिश्ते होते हैं वो बस किसी एक दस्तावेज पर साइन करने से रातों रात बन जाते हैं, है ना? लेकिन जब हम अमेरिका और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों के इतिहास को खंगालते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। ये प्रक्रिया काफी लंबी, थोड़ी जटिल और सच कहूं तो बहुत ही शानदार रही है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी ऐतिहासिक गहराई में उतरने वाले हैं। तो आज की क्लास का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे 1867 की डोमिनियन दुविधा से, फिर स्वायत्तता की ओर बड़े कदमों को समझेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक बाल्फोर घोषणा पर चर्चा करेंगे, फिर राजनयिक संबंधों की असल स्थापना को देखेंगे और आखिर में लेगेशन से पूर्ण दूतावास तक के सफर को समझेंगे। लेकिन असल चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब इस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करें। स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने में पूरे 60 साल क्यों लग गए? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि एक बहुत ही आम गलतफहमी को हम दूर कर सकें। अक्सर लोग सोचते हैं कि कनाडा अचानक से एक दिन स्वतंत्र हो गया और उसकी अपनी विदेशी नीतियां बन गई, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। ये कोई एक जादुई पल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए अपने पहले विषय पर आते हैं, 1867 की डोमिनियन दुविधा। अब ये डोमिनियन आखिर था क्या? देखिए, 1867 में बना कनाडा का डोमिनियन आज के कनाडा जैसा एक स्वतंत्र राष्ट्र बिल्कुल नहीं था। ये उस वक्त भी ब्रिटिश साम्राज्य का ही एक अभिन्न अंग था। यहाँ जो सबसे अहम बात हमें समझनी है वो ये है कि कनाडा के विदेशी संबंधों पर पूरी तरह से लंदन का नियंत्रण था, ओटावा का नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उस समय कनाडा के पास इतनी पावर ही नहीं थी कि वो अपने दम पर अमेरिका या किसी भी अन्य देश के साथ स्वतंत्र रूप से कोई राजनयिक बातचीत कर सके। फैसले लंदन में होते थे। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय पर, स्वायत्तता की ओर कदम। यहां से चीजें बदलना शुरू होती हैं। तो ये बदलाव कैसे आना शुरू हुआ? दरअसल जरूरत ही आविष्कार की जननी है। कनाडा अमेरिका के साथ एक बहुत ही विशाल सीमा साझा करता है और इस वजह से रोजमर्रा के मुद्दों को सुलझाने की व्यावहारिक जरूरतें पैदा होने लगीं। हर छोटी बात के लिए लंदन की तरफ देखना संभव नहीं था, चाहे वो संयुक्त आयोगों के माध्यम से होने वाली आपसी बातचीत हो, दोनों के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग हो या फिर 1923 की ऐतिहासिक द्विपक्षीय मत्स्य पालन संधि। इन सभी व्यावहारिक जरूरतों ने धीरे धीरे लेकिन एक बहुत ही ठोस तरीके से राजनीतिक नियंत्रण को लंदन के हाथों से निकालकर ओटावा की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, बाल्फोर घोषणा। जरा 1926 के ब्रिटिश इंपीरियल कॉन्फ्रेंस के इस प्राथमिक स्रोत पर नजर डालिए। ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर थे। बाल्फोर घोषणा ने साफ तौर पर कह दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ये स्वायत्त समुदाय स्थिति में समान है और किसी भी तरह से एक दूसरे के अधीन नहीं है। क्लास, ये वो ऐतिहासिक क्षण था जब यूनाइटेड किंगडम ने औपचारिक रूप से इस बात पर मोहर लगा दी कि कनाडा को अब अपने बाहरी मामलों में पूरी स्वायत्तता यानी पूरी आज़ादी हासिल है। अब तक हमने जो 60 वर्षों का सफर तय किया है उसे इस टाइमलाइन के जरिए विजुलाइज करते हैं। देखिए, 1867 में एक निर्भर डोमिनियन से शुरुआत हुई, फिर 1923 में एक व्यवहारिक कदम के रूप में मत्स्य पालन संधि आई, उसके बाद 1926 में बाल्फोर घोषणा के साथ कानूनी अधिकार मिला और अंततः 1927 में पूर्ण अमेरिकी मान्यता प्राप्त हुई। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि एक के बाद एक जुड़े हुए घटनाक्रम थे। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे हिस्से की, राजनयिक संबंधों की स्थापना और वो ऐतिहासिक साल 1927। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इस भारी भरकम अकादमिक शब्द से परिचित होना होगा, मिनिस्टर प्लेनिपोटेंशियरी यानी पूर्णाधिकारी मंत्री। सुनने में काफी जटिल लगता है ना, लेकिन असल में इसका सीधा सा अर्थ है एक ऐसा राजनयिक जिसके पास अपनी स्वायत्त सरकार का प्रतिनिधित्व करने की पूरी पावर और कानूनी अधिकार हो। मान्यता मिलने के बाद जो बड़ी राजनयिक नियुक्तियां हुईं, उनके पीछे के असली वजन को समझने के लिए इस पदवी का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। और अब देखिए कि 1927 में घटनाएं कितनी तेजी से घटीं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह था। 18 फरवरी 1927 को अमेरिका ने औपचारिक रूप से कनाडा की स्वायत्तता को मान्यता दे दी और बिल्कुल उसी दिन विंसेंट मैसी ने वॉशिंगटन में अपने क्रेडेंशियल्स प्रस्तुत किए। काम यही नहीं रुका। इसके कुछ ही महीनों बाद 1 जून 1927 को ओटावा में अमेरिकी लेगेशन की स्थापना हो गई
और इसी के साथ आखिरकार दोनों देशों के बीच सीधे द्विपक्षीय संबंध स्थापित हो गए। और अब हम आज के सिलेबस के अंतिम खंड पर आ गए हैं, लेगेशन से दूतावास तक का सफर। साल था 1943। क्लास, ये कोई साधारण साल नहीं था। ये वो अहम साल था जब अमेरिका और कनाडा के बीच के कूटनीतिक संबंध अपने अंतिम, पूर्ण और उस आधुनिक रूप में पहुंचे जिसे हम आज जानते हैं। इन दोनों माइलस्टोन्स की तुलना करके देखिए। 1927 में विलियम फिलिप्स एक लेगेशन का नेतृत्व कर रहे थे। कूटनीतिक भाषा में लेगेशन एक पूर्ण दूतावास से एक कदम नीचे का दर्जा होता है। लेकिन 19 नवंबर 1943 को चीजें बदल गईं। इसे पूर्ण दूतावास यानी एम्बेसी का दर्जा दे दिया गया और रे एथर्टन असाधारण राजदूत बन गए। लेगेशन से दूतावास तक का यह अपग्रेड महज एक नाम का बदलाव नहीं था। यह दोनों देशों के बीच संबंधों की पूर्ण परिपक्वता और एकदम बराबरी के दर्जे का प्रतीक था। तो अगर हम इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को एक साथ जोड़कर देखें तो ये कुल 76 वर्षों का सफर था। जरा सोचिए, 1867 के एक आश्रित डोमिनियन से लेकर 1943 में एक पूर्ण स्वतंत्र दूतावास की स्थापना तक का ये धीमा विकास ही आज के हमारे इस सत्र का मुख्य सार है। यह हमें सिखाता है कि राष्ट्रों का निर्माण और उनकी कूटनीतिक संप्रभुता कोई इंस्टेंट कॉफी की तरह तुरंत नहीं बन जाती, बल्कि ये एक लंबी, जटिल और धैर्य की मांग करने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया होती है। जैसे ही हम आज की अपनी इस क्लास को खत्म करते हैं, मैं आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। संप्रभुता के इस चरणबद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले मार्ग को देखते हुए आपको क्या लगता है कि संयुक्त आयोगों और द्विपक्षीय संधियों पर कनाडा की जो ये ऐतिहासिक निर्भरता रही है, वो आज भी आधुनिक उत्तरी अमेरिकी कूटनीति को कैसे आकार दे रही होगी? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि इतिहास की ये नींव भविष्य के लिए क्या मायने रखती है। आज के सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।